ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है? ये व्यक्ति हैं जिनमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। उनको देखकर ये लगता है कि वो फिट हैं, फिर भी सडन हार्ट अटैक। फिट लोगों में जो इस ढंग की सडन कार्डियक डेथ जिसको हम कहें, उनका मुख्य कारण या तो मैसिव हार्ट अटैक आया होता है या ऐसे लोगों को तो फिर पहले से कोई साइन सिग्नल कुछ मिलते हैं जो उन्हें पकड़ने चाहिए? पहले कोई साइन सिम्टम नहीं होते। यदि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं तो संभावना ज़्यादा है, तो आपको जल्दी से इवेलुएट कराना चाहिए। ये बात कितनी सच है कि महिलाओं में सिम्टम्स कम आते हैं हार्ट अटैक के? एंजियोग्राफी होने के बाद कई चीज़ें होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि मरीज के लिए स्टेंट सबसे बेहतर होगा या सर्जरी सबसे बेहतर होगी। ब्लॉकेज होती क्या है? जैसे हमारा ड्रेन पाइप होता है किचन का, उसमें कचरा जम जाता है। आज करेंगे आपके दिल की बात, यानी आपके मन में अपने दिल को लेकर जितने भी डर हैं, आपको लगता है कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरा दिल सलामत कैसे रहेगा, मुझे डॉक्टर के पास अचानक हार्ट अटैक लेकर तो नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे जितने भी डर, जितने भी सवाल, जितनी आशंकाएं आपके मन में हैं, आप उन्हें सोच लीजिए। उन सब के जवाब आपको एक एक करके हम देते जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिव चौधरी हैं, जो कि सीटीवीएस सर्जन हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हर आदमी आजकल ये डरा हुआ है कुछ वीडियोस देखकर, कुछ खबरें देखकर कि कभी भी मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है? नमस्कार। पूजा जी, ये कहना कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये झूठ है। वर्चुअली जो पैदा हुआ है कोई भी व्यक्ति, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हैं जिनमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। तो उस कैटेगरी में यदि हम देखें तो वो पेशेंट, वो लोग जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनका वजन जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनको ठीक से स्लीप नहीं मिलती, जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, स्मोकर हैं और जिनमें हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है, यानी पेरेंट या उनके सिबलिंग्स में किसी में हार्ट की बीमारी है, तो ये वो व्यक्ति हैं जिनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके। पर ये कहना कि कोई ऐसी कैटेगरी है जिनको आने की संभावना शून्य है, वो तो अतिशयोक्ति होगी। जैसे आपने कहा कि जिन लोगों को खतरा ज्यादा है, वजन ज्यादा है, हाइपरटेंसिव है, बीपी है, अब ऐसे हमें विजुअल्स याद आ रहे हैं जो देखने में सो कॉल्ड फिट दिख रहे थे। यंग लोग थे, कोई जिम में था, कोई डांस कर रहा था, कोई ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, कोई रनिंग कर रहा था। उनको देखकर ये लगता है कि वो फिट हैं, फिर भी सडन हार्ट अटैक। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये कहना कि हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, वो तो संभव नहीं है। जी। पर आजकल जिन जिन व्यक्तियों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, सडन हार्ट अटैक, और जिसके खास करके सोशल मीडिया पे विजुअल्स ज़्यादा आते हैं, जो अपरेंटली बिल्कुल फिट होते हैं, उनमें सडन जो डेथ होती है हार्ट अटैक की वजह से, मतलब हार्ट अटैक है या और भी कोई कारण है उसकी वजह से, तो हाँ, ये भी कैटेगरी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक भी एपिसोड कहीं पर होता है तो पूरे दुनिया में सर्कुलेट हो जाता है। यदि सारे हम टोटल क्यूमुलेटिव नंबर हार्ट अटैक आने वाले मरीजों का देखें और ये कैटेगरी देखें, तो ये बहुत ही छोटी मिन्यूस्क्यूल सी कैटेगरी होगी। मतलब यदि ऑर्डिनरी हार्ट अटैक यदि 1 लाख लोगों में आता है, तो ये सडन वाली जो है संख्या जो 1 या 2 की होगी, परंतु ये ज़्यादा ड्रामेटिक होता है और ऐसे लोगों में आता है जिनमें संभावना नहीं होती, ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारे स्पेक्टेटर्स या देखने वाले होते हैं। तो ये, और फिर ये सोशल मीडिया को या दूसरे लोगों के लिए देखने का इंटरेस्ट इनमें ज़्यादा होता है बजाय एक रूटीन हार्ट अटैक के पेशेंट को। इनमें से बहुत सारे लोगों की हमें तो नहीं मालूम कि मेडिकल हिस्ट्री कोई रही होगी, तो एक वेग सा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दिख तो फिट रहे हैं लेकिन विजुअल दिखा रहा है कि अचानक गिर गए। दो जो अपेरेंटली फिट लोगों में जो इस ढंग की सडन कार्डियक डेथ जिसको हम कहें, उनका मुख्य कारण या तो मैसिव हार्ट अटैक आया होता है या फिर उनको सडनली एरिथमिया, कुछ हार्ट की एरिथमिया होती है। नॉर्मली हमारा हार्ट बिल्कुल रिदमिकली बीट करता है जिससे कि ब्लड आगे पंप होता है, पर कभी कभी ये रिदम खो जाती है जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फाइनल आउटकम डेथ होता है यदि उसको ठीक से रिसिस्टेट नहीं किया जाए तो।
तो ओके। दूसरा कारण वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो कि हार्ट अटैक की अलावा भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, वो कारण हो सकता है। उसके कुछ-कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जिसमें कि एक बीमारी होती है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हुँ। तो ये कॉमन बीमारी होती है एथलीट्स वगैरह में, जो सडन कार्डियक डेथ होता है उसमें अंडरलाइंग कॉज यूजुअली यही होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे कारण नहीं होते, हुँ। पर उनमें ये कॉमन कारण होता है। तो इस बीमारी को आसान भाषा में क्या हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो कार्डियोमायोपैथी? हमारा पंपिंग चैम्बर होता है जी। उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है। ओके। तो रुकावट आने की सिर्फ रुकावट ही नहीं आती, ये टिश्यू अब नॉर्मल मसल्स होती हैं, तो इनके कारण हार्ट की रिदम भी कभी कभी एकदम से हेवाई हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, जिससे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप हो जाता है, हार्ट की रिदम खत्म हो गई, पंपिंग खत्म हो गई और अल्टीमेटली मरीज की मृत्यु हो जाती है। ओके। ऐसे लोगों को तो फिर पहले से कोई साइन सिग्नल कुछ मिलते हैं जो उन्हें पकड़ने चाहिए? ये अनफॉर्चुनेट है कि बहुत बार इन मरीजों को कोई किसी प्रकार का जो है पहले कोई साइन सिम्टम नहीं होते, परंतु मेरी सलाह ये है कि यदि आप इंटेंस स्पोर्ट्स में या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक बार आपको अपनी स्क्रीनिंग जरूर करवा लेनी चाहिए। ऐसे लोगों का स्क्रीनिंग में कुछ पता चल सकता है? इकोकार्डियोग्राफी एक सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, हुँ। नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है, जिससे कि ये बीमारी पकड़ में आ सकती है। ओके। डॉक्टर साहब आजकल हम सुन रहे हैं एक नया टेस्ट आया है सीटी एंजियोग्राम, जिसको लेकर अक्सर ये सलाह दी जाती है कि अगर आप इसे एक बार करा लें, तो आपका 5 साल तक का जो रिस्क है आपको पता चल जाएगा और फिर 5 साल तक आप आराम से रह सकते हैं। इसके बारे में स्वीपिंग स्टेटमेंट देना या उसको इंटरप्रेट करना गलत होगा। एक यूजफुल टूल है, परंतु सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। हम दो चीजें होती है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए जो हम लोग एडवाइज करते हैं। हुँ। जिन एक कैटेगरी उन मरीजों की होती है जिसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की संभावना कम है, ओके। या जो वो अपने सिम्टम्स बता रहे हैं वो क्लासिकल एंजाइना में फिट नहीं बैठते। वेग जैसे? सिम्टम्स होते हैं कि डिस्कम्फर्ट होता है या हुँ। थोड़ा बहुत कुछ अजीब सी चीजें बताते हैं, हुँ। जो कि टिपिकल एंजाइना के सिम्टम्स में फिट नहीं बैठते। जी। उन लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए यूजुअली हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं हुँ। और उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल इमेजिंग के लिए सीटी एंजियो में भेजते हैं। हुँ। यदि स्ट्रेस टेस्टिंग भी इक्विवोकल है तो स्ट्रेस टेस्टिंग यदि हमारी पॉजिटिव है, बिल्कुल से क्लियर कट उसमें इस्कीमिया के सिम्टम है, तो यूजुअली हम एंजियोग्राफी प्रेफर करते हैं। अच्छा। पर स्ट्रेस टेस्टिंग इक्विवोकल है और पेशेंट बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं है एंजियोग्राफी के लिए, तो हम कंसीडर कर सकते हैं सीटी एंजियो के लिए। अपने सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड सीटी एंजियोग्राफी से मरीज को नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि हुँ। सीटी एंजियो के भी जो जिस ढंग से प्रोपोगेट किया जाता है, दो कंपोनेंट होते हैं। एक सिर्फ कैल्शियम स्कोरिंग होती है जी। कि हमने सीटी एंजियो किया और ये देखा कि कॉर्नरी आर्टरीज का हमारा कैल्शियम स्कोर क्या है। हुँ। कैल्शियम स्कोर उन आर्टरीज में, कॉर्नरी आर्टरीज में कैल्शियम की प्रेजेंस पर बेस्ड एक स्कोर होता है। तो एक निश्चित जो एज बेस्ड आपके जो कट ऑफ नंबर हैं, हुँ। उससे यदि निश्चित उस नंबर से यदि आपका कैल्शियम स्कोर काफ़ी कम है, तो ये पक्का माना जाता है कि आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज उस समय नहीं है। तो ओके। ये एक अलग ढंग की टेस्टिंग है, उसको ठीक से प्रोपेगेट नहीं किया जाता। परंतु यदि कैल्शियम स्कोर उस जोन में है कि फिर वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर आप सीटी एंजियो करते हैं। सीटी एंजियो में भी दो चीज़ें हैं जी। कि या तो बिल्कुल क्लीन है, तो हुँ। आप कह सकते हैं बीमारी नहीं है, पर प्लस माइनस यदि फिर उसमें आता है कि कुछ है, तो फिर हमें फाइनली एंजियोग्राफी के लिए ही जाना पड़ता है। ओके। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन सब इन्वेस्टिगेशंस को अपने आप डिसाइड करने से अच्छा क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। हुँ। वो आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आपको कौन-सा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। अगर कोई इंसान एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वो अपनी हार्ट हेल्थ जानना चाहता है, तो क्या सीटी एंजियोग्राम के लिए सीधे जंप करने से पहले वो कैल्शियम स्कोरिंग भी करा सकता है? इन सब को कराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपना रिस्क स्ट्रैटिफ़िकेशन करके देखिए कि आपकी उम्र कितनी है, फैमिली जी। हिस्ट्री है कि नहीं जी। है, आपका वेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, ज़िंदगी में स्ट्रेस कितनी है, स्लीप आपको अवेलेबल है कि नहीं। डायबिटीज़, जो मैं अभी पिछले मेरे स्टेटमेंट में मैं डायबिटीज़ को मेंशन करना भूल गया। हुँ।
डायबिटीज है कि नहीं है। हम्म, यदि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं तो संभावना ज़्यादा है, तो आपको जल्दी से आपको इवेलुएट कराना चाहिए। ये सब फैक्टर नहीं है तो संभावना कम है। हम्म, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सीधे सीटी एंजियो पर जंप करने से पहले और भी टूल्स हैं जो कि यूजफुल हैं और जिसमें रेडिएशन का भी कोई खतरा नहीं होता। टीएमटी एक हमारा एज ओल्ड टूल है हम्म, जिसको यूज करते आए हैं हम लोग। हम्म, तो टीएमटी भी करीब 90%, 85 से 90% सेंसिटिव है यदि आपको सिग्निफिकेंट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि आपके आर्टरीज में रुकावट है और वो इतनी रुकावट है कि वो आपकी हार्ट की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि हम्म, एज सच कॉर्नरी आर्टरी डिजीज आप देखेंगे तो सभी लोगों के आर्टरीज में कुछ न कुछ ब्लॉक होता है, पर वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इसको एसेस करने के लिए हमें टीएमटी या स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी हम कर सकते हैं। हम्म, तो वो रास्ते भी हैं। उसके बाद फिर बचता है कि जो है हमें सीटी करके कैल्शियम स्कोरिंग करनी है कि नहीं करनी। हम्म, पर हाँ, यदि बहुत जल्दी में है और आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करना चाहते हैं, बिल्कुल एंशियस आप हैं, तो इट्स नॉट ए बैड टूल। बट मेरी फिर भी यही सलाह है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेस्ट को करवाएं। ओके। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि एसिडिटी का पेन है। हार्ट का पेन तब होगा अगर बाईं तरफ दर्द है, दाईं तरफ है तो एसिडिटी होगी, बाईं तरफ जो भी दर्द है वो हार्ट अटैक होगा। कैसे लोग पहचानें? हाँ, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज जो अपने हार्ट की हेल्थ को ख़राब करते हैं वो इस्कीमिया के पेन को, हार्ट अटैक के पेन को एसिडिटी करके हम्म, मतलब उसको लेते रहते हैं, जिसमें कि अनावश्यक डिले भी हो जाता है। कई बार ये डिले फैटल भी हो जाती है। हम्म, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक, हार्ट का दर्द कहाँ हो सकता है। पहली चीज़ ये कि हार्ट का दर्द हिप से लेकर जॉ तक कहीं भी हो सकता है। फिर तो पता करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं सही है। तो हम्म, लोकेशन बहुत मतलब वो इफेक्टिव टूल नहीं है ये कहने के लिए कि दर्द यहीं पर होगा तो हार्ट का है, यहाँ पर है तो नहीं है। ओके। जो क्लासिकल दर्द जो लोग बताते हैं कि बाईं तरफ चेस्ट में हुआ और आर्म में गया, लेफ्ट आर्म में गया, वो हम्म, 10 से 15% मरीजों में ही होता है। तो उस सिम्टम को ही हार्ट का सिम्टम मानने की भूल नहीं करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि करेक्टर कैसा हो, पेन कैसे इंड्यूस्ड हुआ है। यदि हम एंजाइना पेन की बात करें तो एंजाइना पेन यूजुअली एफर्ट इंड्यूस्ड होता है या मील्स के बाद होता है। ओके। तो आप यदि एक दो बार आपको दर्द होता है तो आप नोटिस करिए कि वो दर्द किस चीज़ से प्रेसिपिटेट होता है। एक्टिविटी से हुआ है और आपने एक्टिविटी बंद कर दी, पेन रिलीफ, पेन में आराम मिल गया, तो एंजाइना का हो सकता है। यानी आपको सीढ़ी चढ़ने पे हुआ और और बैठने आप पर नहीं हुआ? बैठ गए, उसमें हम्म, दर्द हुआ और आप बैठ गए, दर्द खत्म हो गया, तो एंजाइना के पेन होने की संभावना ज़्यादा है। हम्म, ऐसे ही आपने हैवी मील किया और जो है आधे घंटे के बाद आपको दर्द होना चालू हो गया, क्योंकि मील्स के बाद हमारे इंटेस्टाइन का सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है हम्म। और उसके लिए हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तो एंजाइना का पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। एंजाइना क्या होता है सर? एंजाइना एक टर्म है कि यदि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें कमी आने के कारण जो मसल्स में जो तकलीफ होती है, जो बाहर मैनिफेस्ट करती है दर्द के रूप में, वो एंजाइना है। यानी हार्ट दर्द अटैक या से आने के। बेचैनी, मैं दूसरा शब्द यूज करूंगा, बेचैनी, कि दर्द या बेचैनी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई में कमी होने की वजह से जो होती है, वो एंजाइना है। यानी हार्ट अटैक से पहले का सिग्नल है वो? हाँ, शुरुआत वहीं से होती है। ज़्यादातर लोगों में शुरुआत वहीं होती है, पर कभी कभी कुछ मरीजों में सीधे हार्ट अटैक में भी आ सकती हम्म, है। दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट है एंजाइना के दर्द के बारे में, इसमें यदि हम कहें फिजिकल कंपोनेंट दर्द का वो कम होता है, परंतु जो बेचैनी होती है, डर होता है, वो ज़्यादा होता है। घबराहट ज्यादा। घबराहट का कंपोनेंट जो है वो दर्द होता है। हम्म, हमने सभी ने ज़िंदगी में कुछ न कुछ फिजिकल पेन ज़रूर जो है सहा होगा। हम्म, जैसे पैर में चोट लगी, हमें मालूम है कि फिजिकल कंपोनेंट दर्द का क्या होता हम्म, है। एंजाइना और हार्ट अटैक के दर्द में फिजिकल कंपोनेंट से ज़्यादा जो बेचैनी होती है, डर होता है, वो ज़्यादा होता है। ओके। और ख़ास करके ये है कि ये मिसकंसेप्शन है कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। हम्म,
हार्ट एक्चुअल में बीचों बीच होता है, हमारे जो चेस्ट बोन होती है उसके बीचों बीच हो, मतलब उसके ठीक पीछे हार्ट होता है। तो मोस्ट मतलब जो हार्ट का मेन बल्क होता है वो बीचों बीच होता है, वो थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट साइड में होता है ज़्यादा। तो दिल का दर्द दाईं तरफ भी हो सकता है? दाईं तरफ भी हो सकता है, नेक में भी हम्म। हो सकता है, बैक में भी हो सकता है, जॉ में होता है, दांतों में जो है दर्द हो सकता है, और ग्लूटियल रीजन में भी हो सकता है, मतलब हिप्स में, हम्म। उसमें भी दर्द हो सकता है। ये बात कितनी सच है कि महिलाओं में सिम्टम्स कम आते हैं हार्ट अटैक के? तो ऐसा कोई बहुत इस्टेब्लिश फैक्ट तो नहीं है, हम्म। बस ये मैं कह सकता हूँ कि वो अपने थोड़े दर्द को या कुछ उनकी टॉलरेंस बेटर होती है, और जैसे हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, हमारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर है, महिलाएं यूजुअली अपनी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट नहीं करती या उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो लेट डिटेक्ट होती हैं, देर से डिटेक्ट होती हैं, सिम्टम्स उनको भी आते हैं? सिम्टम उनको भी आते हैं। अच्छा, ये कहना कि महिलाओं में सिम्टम्स नहीं आते या मेनोपॉजल एज मेरा में। मेरी ऐसी कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि महिला हैं तो आप दर्द से प्रोटेक्टेड रहेंगी, टॉलरेंस की वजह से हो सकता है, ध्यान देने की भी, कि कौन ध्यान उन पर दे रहा है उस पर भी डिपेंड। डॉक्टर साहब, एक बार पता चल गया कि ब्लॉकेज है तो अक्सर हमने देखा है सबसे ज़्यादा सेकंड ओपिनियन इस बात के लिए लिए जाते हैं कि स्टेंट डलेगा या बाईपास सर्जरी होगी। मरीज पहले नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी में जाता है, फिर सर्जन के पास जाता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या ये तय किया जा सकता है कब स्टेंट डलना चाहिए, कब बाईपास होना चाहिए? ये डिसीजन आपकी एंजियोग्राफी के बाद ही हो पाता है। हम्म। एंजियोग्राफी होने के बाद कई चीज़ें होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि मरीज के लिए स्टेंट सबसे बेहतर होगा या सर्जरी सबसे बेहतर होगी। हम्म। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी आर्टरीज में ब्लॉक है, ब्लॉक की नेचर क्या है, वो आर्टरीज के मुंह पर ही शुरुआत है, मतलब बंद हो गया है, या आर्टरी के बीच में जाकर है। जी। यूजुअली जैसे नंबर ऑफ आर्टरीज पे मैंने कहा, एक या दो आर्टरीज में बीमारी है तो ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन स्टेंट को प्रिफर करेंगे, वो उसी की एडवाइस देंगे। जी। तीनों आर्टरीज में रुकावट है तो ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन सर्जरी के फेवर में होगा। ऐसे ही हम्म। मैंने कहा लोकेशन कहाँ पर है, यदि आर्टरी के मुंह पर रुकावट है तो स्टेंट में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं, उन केसेस में सर्जरी एडवाइजेबल यानी होती है। आर्टरी अगर अपने मुंह से ही ब्लॉक्ड है। हाँ, मुंह पर रुकावट आ जाती है तो ओके। उनमें स्टेंट यूजुअली लोग नहीं करते हैं। हम्म। फिर हार्ट का फंक्शन कैसा है, हम्म। यदि हार्ट का पंपिंग पावर नॉर्मल है तो उस कंडीशन में स्टेंट भी किया जा सकता है, परंतु हार्ट का फंक्शन कम हो गया है तो ऐसी कंडीशन में जो है सर्जरी के रिजल्ट बेटर होते हैं। यदि मरीज को कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि जिसमें सर्जरी नहीं कर सकते, मान लीजिए कि और कोई बीमारी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या सीओपीडी लंग्स की बीमारी है या कुछ कैंसर है, मतलब वो बहुत या एडवांस एज है, उन सब कंडीशन में सर्जिकल रिस्क के कारण लोग स्टेंट को प्रिफर करते हैं। परंतु एवरेज पेशेंट जिसमें कि सर्जिकल रिस्क नहीं है, बाकी दूसरी चीज़ों से सर्जरी और स्टेंट के बीच में डिसीजन लिया जाता है। 2 स्टेंट, 3 स्टेंट, 4 स्टेंट, कितने भी स्टेंट डलवाए जा सकते हैं? ऐसे कोई नंबर से फिक्स नहीं है कोई चीज़ें, हम्म। परंतु ये मान के चलिए कि स्टेंट की भी अपनी एक ब्लॉकेज रेट होती है। जी। मान लीजिए हम एवरेज मान के चलें कि एक स्टेंट की ब्लॉकेज रेट 5% एवरी ईयर है। अच्छा, स्टेंट भी मान लीजिए, धीरे-धीरे ब्लॉक होने लगते मतलब हैं? एक मतलब संभावना तो स्टेंट में ब्लॉक की होती ही होती है। जी। तो यदि एक स्टेंट है तो उस मरीज को सिर्फ 5% चांस ये है कि वो साल में वो स्टेंट ब्लॉक होगा। हुँ। पर सपोज 4 स्टेंट हैं उस मरीज में, तो कितनी संभावना हुई कि 20% संभावना है कि उसका एक स्टेंट एक साल में ब्लॉक हो जाएगा। हुँ। तो इन जनरल प्रिफर ये किया जाता है कि 2 स्टेंट तक स्टेंट इज वेलकम, पर हुँ। उसके बाद जो है सर्जरी ज़्यादा हो, मतलब प्रिफर्ड है। दूसरा ये भी देखा गया कि इन मरीजों में जिनमें मल्टीपल स्टेंट की रिक्वायरमेंट है, यदि सर्जरी करी जाती है तो रिपीट हॉस्पिटलाइजेशन कम होते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बाद में अच्छी रहती है, री इंटरवेंशंस कम होते हैं। हुँ। मरीज़ और मरीज़ के रिश्तेदार अक्सर कितने परसेंट ब्लॉकेज है, इस पर वो सोचते हैं कि 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो फिर तो तुरंत स्टेंट डलवाने या जो भी सर्जरी करवानी है। 50-60% ब्लॉकेज है तो अभी चल सकता है मामला, ऐसा कुछ
मरीज के कैलकुलेशन घर है? वाले ही नहीं है, ये तो वेल एस्टेब्लिश गाइडलाइंस हैं, साइंटिफिक गाइडलाइंस हैं। जी। लेफ्ट मेन आर्टरी को छोड़ दें तो बाकी सारी आर्टरीज में यदि 75% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो इंटरवेंशन करते हैं। हुँ। लेफ्ट मेन जो आर्टरी होती है उसमें यदि 50% से ज़्यादा यदि ब्लॉकेज है तो उसमें करते हैं। तो इसमें ये डिसीजन घर वाले की डिसाइड करें, मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। ये तो डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं कि इन आर्टरीज में इतना ब्लॉकेज है तो ये करना चाहिए हमें। हुँ। कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते होंगे जिनमें ब्लॉकेज दिखती है लेकिन ना स्टेंट की ज़रूरत पड़े, ना सर्जरी की और दवाओं से ही ब्लॉकेज खोली जा सके, ऐसा हो सकता है? हाँ, ये लेट मी क्लैरिफाई इट। एक बार ब्लॉक होने के बाद कोई दवाई, अभी तक कोई ऐसी प्रूवन मेथडोलॉजी नहीं है जिससे कि उनको खोला जा सके। जो मेडिकेशन हम देते हैं सिर्फ उसका इफेक्ट कम करने के लिए और उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए दी जाती है। ब्लॉक तो खोलने वाली कोई दवाई अभी तक दवाओं हम से लोग ब्लॉक नहीं खुल ब्लॉक सकता। नहीं खुलता है। ये ओके। हटा दीजिए दिमाग से हाँ। कि हम ये दवाई खा लेंगे तो आज जो हमारा ब्लॉक 90% है वो कल 70% हो जाएगा। ये गलत धारणा है। कुछ ओके। लोग क्लेम करते हैं पर जी। अभी तक उन्होंने साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके अपने रिजल्ट या इसका एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया है, तो हम मान के यही चलते हैं कि नहीं होता है। कुछ एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हैं जो ये दावा करते हैं कि दवाओं से हम ब्लॉक खोल देंगे और कुछ मरीजों को भी लगता है कि अच्छा अभी तो परसेंटेज उतना नहीं है, कोलेस्ट्रॉल मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, मैं एक्सरसाइज करूँगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। एक बार ब्लॉक डिटेक्ट हो गया तो ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या फिर एक्सरसाइज कितना मदद करती है? पहली चीज तो ये मान के चलिए कि सारे ब्लॉक्स को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ओके। ब्लॉक का मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट ब्लॉक है। जैसे मैंने कहा कि आर्टरीज में 75% से ज़्यादा ब्लॉक है हुँ। तो हम कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट ब्लॉक है। हुँ। आजकल और भी तरीके हैं जिनसे हम लोग कैथ का जब एंजियोग्राफी करते हैं उस समय हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। हुँ। बट फॉर रफ गाइड 75% जो बाकी आर्टरीज में और लेफ्ट में 50% से ज़्यादा ब्लॉक है तो ब्लॉक है। हुँ। यदि इससे ज़्यादा है हुँ। तो आपको उसका इलाज करना चाहिए। हुँ। इलाज में 3 आर्म्स हैं इलाज की। एक सर्जरी, जैसे हम लोग सब जानते हैं बाईपास ऑपरेशन, दूसरा स्टेंट वो भी काफ़ी कॉमन है, तीसरा है मेडिकल मैनेजमेंट। जी। मेडिकल मैनेजमेंट भी एक वेल एस्टेब्लिश थेरेपी है। यदि मरीज की रुकावट कुछ इस ढंग की है कि उसमें स्टेंट नहीं किया जा सकता, हार्ट का फंक्शन ठीक है और मरीज के एसोसिएटेड दूसरी प्रॉब्लम भी हैं, उसमें ऐसा नहीं कि मेडिकल थेरेपी से फ़ायदा नहीं होता। हुँ। उसमें मेडिकल थेरेपी भी दी यानी जा सिर्फ सकती है, दवाओं से। दवाई दी जाती है, हुँ। पर ये मेडिकल थेरेपी से उसका ब्लॉक कम नहीं होता है, अच्छा। उसके सिम्पटम्स कम हो जाएँगे। जो प्रोग्रेशन की स्पीड है आगे डिजीज़ की वो कम हो जाएगी। पर ये कहें कि हम मेडिकल थेरेपी से ब्लॉक को कम कर देंगे और हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे, वो नहीं हो सकता है। तो फिर तो मेडिकल मैनेजमेंट फॉर टाइम बीइंग चलेगी। नहीं, कुछ ग्रुप हैं, मान लीजिए कि एक मेरे पास 70 साल के व्यक्ति आते हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जिनका हार्ट अभी अच्छा चल रहा है, परंतु उनकी जो आर्टरीज़ हैं वो इतनी मतलब छोटी-छोटी आर्टरीज़ हैं, मल्टीपल ब्लॉक हैं, तो उनमें हमें मालूम है कि स्टेंट और सर्जरी के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएँगे, तो इनको हम मेडिकल थेरेपी पर भी रख सकते हैं। ओके। वो कौन-सी अवस्था होगी डॉक्टर साहब जिसमें मरीज़ को लगे कि थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है पर अभी मैं अगर अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कर लूँ तो हुँ, दवाओं से, स्टेंट से और सर्जरी से बच जाऊँगा? हुँ। ऐसी स्थिति होती है? यदि आपका जो ब्लॉक है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया सिग्निफिकेंट नहीं है हुँ। और आप बहुत सिम्प्टोमेटिक नहीं हैं, हुँ। तो हाँ, ट्राई किया जा सकता है। ये चीज़ भी जो है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ। जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो बाकी क्लेम है उन पे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, उसके बारे में सुझाव नहीं दे सकता। हुँ। पर यस, योगा है, मेडिटेशन है, रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं, अपने खाने-पीने के परहेज़ हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड मॉडलिटीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं सिम्पटम्स को रिड्यूस करने में, डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी मददगार होती हैं।
ओके, यानी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, खाना पीना कंट्रोल में है, नींद अच्छी लेते हैं, तनाव कम कम लेते हैं, तो और आपकी स्मोक नहीं करते। और स्मोकिंग नहीं करते, तो आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा, अच्छा है, इसको आप दूसरे सवाल से आपको समझाते हैं। डॉक्टर साहब, हम लगातार ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, ये ब्लॉकेज होती क्या है? आप ये समझिए जैसे हमारा ड्रेन पाइप होता है किचन का, उसमें कचरा जम जाता है। हुँ, जब से आप उसको यूज़ करना चालू करते हैं, कुछ न कुछ कचरा इकट्ठा होता रहता है। हुँ, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये कचरा इतना हो जाता है कि वो बंद हो जाती है ड्रेन हुँ, पाइप। तो इसी ढंग से जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, वो आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, उसमें भी एक तरह का कचरा जो है वो जमा होने लगता है वक़्त के साथ-साथ। हुँ, जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, उनमें ज़्यादा तेज़ी से जमा होते हैं और एक दिन वो आता है कि वो ब्लॉक इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं दे पाती आर्टरीज़, हुँ। तब सिम्पटम्स आने चालू हो जाते हैं। ये जो कचरा है, ये आर्टरीज़ का कचरा होता क्या है? ये क्या प्राइमरीली डिपॉज़िट हो जाता है? प्राइमरीली तो जो फैट्स होते हैं, हमारे सर्कुलेटिंग फैट्स होते हैं ब्लड में, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ये होते हैं, कुछ ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। हुँ, तो ये वहाँ पर जमा होने लगता है। उसी में जब एक बार जमा होने लगते हैं तो एट धीरे-धीरे उसमें कैल्शियम का भी कंपोनेंट बढ़ने लगता है, फाइब्रस टिश्यू भी वहाँ पर डिपॉज़िट होने लगता है और कभी-कभी जब उसका सरफेस ऊपर से इरोड हो जाता है, स्मूथनेस खत्म हो जाती है, तो उसमें एकदम से ब्लड क्लॉट उसके ऊपर बन जाता है, जिसके कारण कि हार्ट अटैक आता है। जैसे आपने कहा फैट डिपॉज़िशन है, कुछ कैल्शियम डिपॉज़िशन है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब खतरा आर्टरीज़ पर आ गया है। प्रीडिस्पोज़िशन है, यस, प्रीडिस्पोज़िशन है, डेफ़िनिट प्रीडिस्पोज़िशन है, यानी वो आपको ये बता रहा है कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहिए। बदलने की ज़रूरत है। ओके। तो अगर जैसे आजकल हम देखते हैं, डॉक्टर साहब, ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ, बहुत सारे लोग सेल्फ हेल्थ चेकअप्स लेते हैं, हुँ। एनुअल हेल्थ चेकअप लेते हैं। उसमें अगर वो देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई है, तो डर जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, अरे भारत में कोलेस्ट्रॉल सभी का हाई आता है। आप कैसे इसे स्टडी करते हैं? ये जो सेल्फ टेस्टिंग है, ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। ये हुँ, आपको थोड़ा वार्न करती है पर मरीज का नुकसान ज़्यादा करती है, क्योंकि नॉर्मल और एबनॉर्मल का फ़र्क आपको वो कंप्यूटर नहीं बता पाता है। हुँ, यदि वो सिर्फ रेंज एक दिखाता है हुँ, जिसमें कि फीड किया गया कि 99, मान लीजिए कि कोई पैरामीटर है जिसकी रेंज उन्होंने लिखी 50 टू 99। हुँ, अब यदि आपकी वो वैल्यू 100 है, हुँ, तो उसमें बोल्ड में दिखेगी, हुँ, पक्की बात है। तो आपने सिर्फ़ ये देखा कि क्या-क्या चीज़ बोल्ड में है और आप उसी को देख के एकदम से हुँ, पागल से हो जाते हैं। फिर उसको आप उस वैल्यू को ट्रीट करने के लिए जाते हैं। हुँ, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पैरामीटर है जो कि 99 की बजाय 100 आ गया। उस कंप्यूटर को ये नहीं मालूम है कि आपने उससे पहले कैसा मील लिया था। मान लीजिए सुबह आपने सैंपल दिया तो रात को आप दावत में तो नहीं गए थे। हुँ, क्या आपने कुछ कुछ खाने-पीने में परहेज़ी तो नहीं करी थी? या और कोई कारण तो नहीं था? आप हो सकता है 2 दिन से सोए ना हों, जब आप सैंपल देने गए हों। इन सबसे पैरामीटर्स इन बदलते हैं? नॉर्मली चेंज होता है। तो सैम जो रिपोर्ट्स होती हैं वो प्राइमरीली आपके डॉक्टर के लिए होती है, जो आपकी पूरी स्थिति को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि इसको एबनॉर्मल माना जाना चाहिए कि नहीं। हुँ, क्योंकि नॉर्मल एक पॉइंट वैल्यू नहीं होती। ये पूरी हुँ। की पूरी एक रेंज होती है, एक स्पेक्ट्रम होता है और जिसको इंटरप्रेट करने का काम आपका डॉक्टर कर सकता है। यदि ये चीज़ आप खुद करने लगेंगे तो अपना नुकसान ज़्यादा करते हैं मदद के बजाय। तो हमारी जो ऑडियंस है, उसके दिल की बात, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड देखकर डरें या ना डरें? कॉशियस हो जाएँ, डरें नहीं, कॉशियस हो जाएँ और एक मेडिकल पर्सनल से हेल्प लें। ताकि वो उसे इंटरप्रेट वो कर उसको सके। इंटरप्रेट करके आपको सही से गाइड कर सके कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके। सडन हार्ट अटैक के जो केसेज़ हम लोग देखते हैं, आस-पास भी देखते हैं, कुछ किया जा सकता है उसमें? ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम एज़ अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं। हुँ, आप बड़े दर्दनाक होता है ये देखना। अभी मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कि दूल्हा घोड़े पे बैठा और उसको अटैक आया, गिर गया नीचे। हुँ, सारे लोग उसको घेर के खड़े हैं, कोई ये नहीं सोचता कि इसके साथ करना क्या है। हुँ, तो हेल्थ स्क्रीनिंग हम सबकी नहीं कर पा रहे, मान लीजिए सारे की सारी चीज़ें एलिमिनेट, जो कॉज हैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे।
वो एक जरूरी बात है कि हमें उस दिशा में कार्य करना चाहिए, पर एज ए सोसाइटी यदि हम कम से कम अपने को सीपीआर के लिए ट्रेन करें, सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो चेस्ट कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीथ देते हैं, उस ट्रेनिंग का हमारी सोसाइटी में पूर्णतः अभाव है। यदि आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 100 के 100 लोग अनभिज्ञ होंगे कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। स्कूल हेल्थ से उनको सीपीआर सिखाया जाता है, सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहाँ पर सीपीआर जानते हैं, सारे लोग जो भी पढ़े लिखे होंगे उनकी सीपीआर की ट्रेनिंग होती है जी। तो मेरा सुझाव ये है कि हम स्कूल हेल्थ में कम से कम जो बच्चे 12 साल से ज़्यादा हैं जो सीपीआर दे सकते हैं उनको इससे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हर कॉलेज ग्रेजुएट को सीपीआर आना चाहिए। वो सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां हम गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे सीपीआर की ट्रेनिंग मैंडेटरी कर देनी चाहिए। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं, तो यदि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आज के ज़माने में आप मान के चलिए कि हर ग्रोन अप व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो जब हम ड्राइविंग का टेस्ट ले सकते हैं तो एक सीपीआर का जो है उसको ट्रेनिंग मिली है कि नहीं, उसको मैंडेटरी क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी सी ट्रेनिंग से सीखा जा सकता है, आराम से सीखा जा सकता है। यदि 1 घंटे की ट्रेनिंग, इसकी बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो 1 घंटे की ट्रेनिंग भी कोई व्यक्ति करे, बहुत है उसके लिए। कैसे हैंडल करना है, कितनी रफ्तार से देना है, किस ढंग से कंप्रेशन करना है, और सिर्फ ये सडन कार्डियक डेथ इसी सडन कार्डियक डेथ ही नहीं, जितने ट्रॉमा के जो पेशेंट्स हमारे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते या कोई भी कारण से जो सडन जो लाइफ का लॉस होता है वो हम बचा नहीं पाते हैं। यदि अस्पताल के अंदर है तो बात अलग है, अस्पताल से बाहर से रिससिटेट होके मरीज हमारे तक पहुंचते हैं, ऐसा बड़ी रेयरिटी है। डॉक्टर साहब, एक डर लोगों में ये भी होता है कि अगर वो मरीज के आसपास हैं, उनको पता नहीं कि क्या हुआ है, उन्हें लगता है कि जब तक इमरजेंसी में नहीं पहुंचेंगे तो ये डॉक्टर बताएंगे क्या हुआ है, तो जब नहीं पता ऐसे में सीपीआर देनी चाहिए? आप ये देख लीजिए मरीज रिस्पॉन्सिव नहीं है, आप उसकी जो है यही चीज़ है कि हार्ट को यहाँ फील करके देख लीजिए, नहीं तो कैरोटिड पल्स होती है, गर्दन में पल्स होती है, वो आपको फील नहीं हो रही, आप सीपीआर दे लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये, कम से कम ये तो इंश्योर कर लीजिए कि उसके बॉडी में सर्कुलेशन है। यदि पहले थोड़ा बहुत रहा होगा तो वापस आ जाएगा, नहीं था तो वापस आ जाएगा। कम से कम आप उस डिले को तो अवॉइड कर सकेंगे। यानी अगर दिल की धड़कन नहीं आ रही और जो गर्दन में कैरोटिड आर्टरी है वहां भी आपको कुछ फील नहीं हो रहा, ये ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जा सकता है। सीपीआर बहुत आसान होता है, थोड़ी इसी ट्रेनिंग के साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 1 घंटे की ट्रेनिंग में भी सीख सकते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अब ऐसे मरीजों की बात करते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, उन्हें डर है कि हमें हार्ट अटैक आया है, कोई दवा लेकर आ सकते हैं? डिस्प्रिन जो है इस मामले में एक सेफ ड्रग है जो कि ली जा सकती है। तो बट डिस्प्रिन में बीच में कुछ ऐसा था कि उसमें कौन सी दवाई है, एस्प्रिन है या पैरासीटामोल है, वो एक बार इंश्योर कर लीजिए। आपको एस्प्रिन लेनी है तो 325 मिलीग्राम की एस्प्रिन आप ले लीजिए और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, तो उसको ऐसे सीधा लेना होता है या पानी में घोल कर कुछ लोग डिस्प्रिन लेते हैं? जो भी प्रिपरेशन हो, कुछ प्रिपरेशन जो होते हैं वो पानी में घुलने वाले होते हैं, कुछ आप उसको निगल सकते हैं। ओके, वो दवा पर लिखा रहता है? दवा पे लिखा होता है। ओके, तो ये उन सिचुएशंस की हम बात कर रहे हैं जो आपको लग रही हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग है, उसमें आप क्या कर सकते हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। डॉक्टर्स तक जब तक आप नहीं पहुंचते, जिंदगी बचाने के कुछ एक तरीके हैं जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल ये भी है कि क्या पुरुषों में ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं महिलाओं के मुकाबले? हाँ, ये बात सही है। मैंने कहा कि एक स्ट्रेस लेवल मेल्स में ज्यादा होता है। महिलाएं तनाव नहीं लेती? वो गॉड गिफ्टेड हैं, मतलब उनमें जो है ये क्षमता होती है कि वो स्ट्रेस को कम परसीव करती हैं। तो स्ट्रेस, तनाव एक बड़ा फैक्टर है। तनाव बड़ा फैक्टर है। अभी तक हम इस फैक्टर को इग्नोर करते आ रहे हैं, परंतु अब ग्रेजुअली हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि तनाव जो है वो एक बहुत ही बड़ा कारण है इस डिजीज के कॉजेशन में और प्रोग्रेशन में। क्या स्टैंड अलोन फैक्टर भी हो सकता है कुछ केसेस में कि सिर्फ स्ट्रेस से ट्रिगर हुआ हार्ट अटैक? बिल्कुल, स्ट्रेस से आप हार्ट अटैक क्या कार्डियोमायोपैथी तक हो जाती है, हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। तो स्ट्रेस एक अभी तक का अनबूझ फैक्टर है जो हम बहुत अच्छे ढंग से समझ नहीं पाए हैं। तो दिमाग से ही पूरा का पूरा शरीर कंट्रोल होता है कि दिमाग में हमें कोई परेशानी है तो शरीर के सभी हिस्से उससे अफेक्ट होंगे ही होंगे, और उसमें हार्ट
मेन ऑर्गन है जो कि स्ट्रेस से अफेक्ट होता है। ओके। किसी भी इंसान की सेहत कितनी अच्छी है, आखिरी क्षणों में है या जिएगा, दिल की धड़कन इसका पता ज़रूर दे देती है। तो आपको अपने दिल की धड़कनों को सलामत रखना है। आपके जो भी सवाल हों, आप हमसे शेयर कीजिएगा, उनके जवाब भी हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।